हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि आईएमएफ ने वार्न किया है इंडिया को, खासकर रिगार्डिंग डेट कंसर्न्स को लेकर। यानी कि हम ये कहें, इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है इसको लेकर। और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया को ये कहा है कि आपका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये 100% तक बढ़ सकता है। समझेंगे इस पूरी कहानी को, ये क्या माजरा चल रहा है, ठीक है? ताकि आप जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं, खासकर डेट टू जीडीपी रेशियो ये क्या होता है, और बेसिकली इकोनॉमिक जो इकोनॉमी का जो टॉपिक होता है ये थोड़ा-सा टेक्निकल ज़रूर होता है, लेकिन इसको कोशिश करेंगे कि इसको जितना ईज़ी लैंग्वेज में आपको समझा सकें। देखिए, जैसे कि ये चीज़ें जब निकल के आ रही है, ये बेसिकली तब ये चीज़ें आ रही है निकल के, जब यहाँ पर आईएमएफ ने यहाँ पर 2 टॉपिक को इन्वॉल्व करेंगे। आईएमएफ ने बेसिकली डेट टू जीडीपी रेशियो के बारे में कहा है, लेकिन इसके अलावा आईएमएफ ने आरबीआई को भी वार्न किया है। ये कहा है कि आप जो हमारा जो फॉरेक्स एक्सचेंज रेट है, उसमें आप कहीं न कहीं डी फैक्टो अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या डी फैक्टो मतलब हुआ? डी फैक्टो हुआ कि आप डॉलर है, इसे आप अपने कंट्री में आप इसे स्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ये माजरा, इसको भी समझेंगे, ठीक है? तो पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, आईएमएफ ने ये कहा है कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, ये इंडिया का भी 3.1% के आसपास में, यहाँ देखिए 81.3% के करीब है। और ये क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। देखिए, डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब आप देखिए इन रिटेन फॉर्म में आप समझिए, फिर हम आपको प्रैक्टिकल समझते हैं। टोटल डेब्ट ऑफ अ कंट्री और टोटल जीडीपी ऑफ अ कंट्री। जीडीपी क्या होता है आपको मालूम है कि 1 फाइनेंशियल ईयर में टोटल जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू को बोलते हैं जीडीपी, ठीक है? डेट यानी कि कर्ज। अब कर्ज गवर्नमेंट इंटरनली भी लेती है, डोमेस्टिक, और बाहर से भी लेती है। तो ये सब मिला के, तो इनका रेशियो अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात। यहाँ पर समझिए कि अगर हम ये समझे कि इंडिया में 1 साल में यानी कि जीडीपी का जो प्रोडक्शन है 1 साल में, वो समझिए कि ₹100 है, और ₹100 में से जो कर्ज यानी कि जो इसका वैल्यू ₹100 है, और जो सरकार कर्ज ले रही है, वो ₹81.30 ले रही है। समझ में आ गया कि ₹100 या एक इंसान की जो सैलरी है, वो ₹100 है, ठीक है? पूरे साल भर की एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, और वो पूरे साल भर में ₹81.30 ना वो कर्ज ले लेता है। कुछ इसी तरीके के यहाँ पर भी है कि 1 साल में जीडीपी का जो प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन के बाद में सरकार पूरे 1 साल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? 81.3% ये कर्ज ले लेती है। इसी को बोला गया है डेट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है? आगे समझ में? तो ये आप खुद सोचिए, डेट टू जीडीपी रेशियो यानी 81.3%, ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है, जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। ज़ाहिर-सी बात है, जितना ये कम होगा, कर्ज जितना कम होगा उतना अच्छा है। कर्ज चाहे इंसान ले चाहे देश ले, दोनों के लिए नुकसान होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करें कि इंडिया की यहाँ पर डेट टू जीडीपी रेशियो सबसे कम है। आप यहाँ पर आपका नज़र तो आई होप कि चला गया होगा, ठीक है? यूएसए की तरफ में। यूएसए का यहाँ पर डेट टू जीडीपी रेशियो 116% है, फिर भी यहाँ पर क्या आईएमएफ ने इनको वार्न नहीं किया कि भैया आपका तो 200% में चला जाएगा? और 200% वाले भी यहाँ पे खिलाड़ी हैं वैसे। जापान का देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जापान जीडीपी इनका सही है, लेकिन जीडीपी सही होने के बाद में इसके ऊपर जो डेट टू जीडीपी रेशियो यानी कर्ज जो इसके ऊपर में है 239%, यानी कि ₹100 उसकी कमाई है, तो वो उड़ा एक एक मतलब जो गली बॉय होता है ना, उसको आप उसका एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि वो अगर ₹100 उसके पॉकेट मनी मिलता है, तो वो उड़ाता कितना है? ₹250। कुछ इसी तरीके के जापान का एग्ज़ाम्पल है, और जापान आई होप कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 81% में आईएमएफ वार्न करता है 100% जाने का, और यहाँ पर जापान है जो कि 239% यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, बाय द वे। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहते हैं, इसी चीज़ में आईएमएफ ने यहाँ पर इंडिया को कुछ और पॉइंट पे कहा है, इन शॉर्ट समझिए। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, इसके रिगार्डिंग कहा कि ये सॉवरेन रिस्क ये सडन बढ़ सकता है, ठीक है? इंडिया ने कहा कि अभी ये इसका अभी कंसर्न हमारे पास में नहीं है, ठीक है? इसका फिर कहा कि रिटेल लोन जो है अनसिक्योर्ड है, ठीक है? इसमें भी कहीं कहा कहा कि जो डिजिटाइज़ेशन है इसको इनेबल कर देंगे, ठीक है? इन्फ्लेशन के बारे में कहा कि इन्फ्लेशन जो हाई इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है? इंडिया ने कहा कोई सा एविडेंस तो हमारे पास में नहीं है। इन्फ्लेशन के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि इन्फ्लेशन जो अभी इंडिया में अभी रिसेंटली 6.70% है। आरबीआई को गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आप जो इन्फ्लेशन है आप इसे 2 से 6 यानी 2 से 6% के बीच में आपको रखना है। तो अभी इंडिया में ज़रूर ज़ाहिर-सी बात है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ा हुआ है, क्योंकि 6% के बियॉन्ड बाहर में है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे जिस तरीके डराया गया उस तरह का जो एविडेंस वो देखा नहीं जा रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में ये बोला जा रहा है कि ये एक्सटर्नल और डोमेस्टिक शॉक आप देख सकता है, ठीक? क्रेडिट लॉस देखा जा सकता है। साफ-साफ
इंडिया ने इससे कहीं न कहीं इनकार किया है। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आईएमएफ ये चीज़ें इंडिया को बोल रहा है। देखिए, जो भी रीज़न होगा, इंडिया आज के टाइम में इंडिया की जो इकोनॉमी है, बेहतर जगह पर है, ठीक है? जीडीपी ग्रोथ ज़बरदस्त तरीके से जी देखिए, इंडिया की जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, अगर हम थोड़ा-सा बात करें 2014 की हम बात करें, 2014 की बात करें, आप समझ सकते हैं बिल्कुल कम था, ठीक है? इसके पहले 13 में तो थोड़ा-सा ज़्यादा था, लेकिन 14 के टाइम में बिल्कुल कम था और यहाँ के बाद में यानी कि ये वही टाइम है जिस टाइम में मोदी गवर्नमेंट आती है, ठीक है? यहाँ तक स ऑलमोस्ट ठीक-ठाक मतलब ग्रेजुअली धीरे-धीरे बढ़ ही रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 2019 में जब जहाँ पर 75% डेट टू जीडीपी रेशियो है, वहाँ सडनली 2020 में आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट कितना होगा 88 के आस-पास में होगा, है ना? इतना बढ़ गया कैसे? भैया आप याद कीजिए कोविड-19 था। कोविड-19 टाइम में यहाँ पर जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट भी कम कर दी थी, ठीक है? ताकि जो मार्केट में पैसे आ सके, लिक्विडिटी बढ़ सके। इन्वेस्टमेंट हो सके, कंपनीज़ जो प्रोडक्शन ज़्यादा कर सके, डिमांड सप्लाई ये बैलेंस हो सके। यहाँ पर देख सकते हैं कि 20-21 लग गया, 22 में थोड़ा कम हुआ, 23 में आकर आप थोड़ा बोल सकते हैं कि थोड़ा और भी कम यानी कि 85 है ना, तो ये यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ पर। यहाँ पर आईएमएफ ने कुछ नहीं कहा, यहाँ पर आईएमएफ ने कुछ नहीं कहा, यहाँ पर कुछ नहीं कहा, यहाँ पर कह रहा है। क्यों? इसकी रीज़न अभी आगे स्लाइड मालूम चल जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। देखिए ये आप अगर हम देखें आप देखेंगे कि कोविड-19 टाइम में देखिए इंडिया का जे डेट टू जीडीपी रेशियो तो बहुत ज़्यादा था ही, ठीक है? लेकिन इंडिया का जो कर्ज़ है, हम डेट टू जीडीपी रेशियो की बात नहीं कर ओनली कर्ज़ की बात करें, ओनली कर्ज़, ठीक है? कोई रेशियो नहीं। तो वो भी कहीं न कहीं आप देख सकते हैं बढ़ा ही है। 2014-15 के आस-पास में 62 के जो लाख करोड़ की हम बात करें, लाख करोड़ में है, ठीक है? ये यहाँ पे 152.18 करोड़ हो गया। तो ये ठीक है, ये बढ़ रहा है लेकिन कहीं न कहीं एक इसका रास्ता भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है? क्या इसका रास्ता हो सकता है? लेकिन इंडिया की हम बात करें आज की पोज़ीशन या वर्ल्ड बैंक जो ग्रोथ प्रोजेक्शन करता है, इसके बारे में। तो इंडिया के बारे में आपको बता दें कि 2022 की बात करें या 23 की बात करें, 23 फिलहाल जो चल रहा है 6.9% जो है प्रोजेक्शन किया गया था और ये भी कहा और लगभग इसी के आस-पास में है, 6.8 के शायद आस-पास में आप अगर हम गलत ना हो तो। 23-24 में कहा जा रहा है 6.6% और 25 में 6.1% लेकिन आप बाकी सारे कंट्री के कंपैरिज़न करें तो चाइना का आप देख पाएँगे कि 22 को छोड़ दीजिए, चला गया, 23 में चला गया। 23 में इसका तो बिल्कुल भी देख सकते हैं 2.7 है और इसका रियली में कुछ इसी तरीके आस-पास में और यहाँ ये कहा जा रहा है कि 4.3 और 5 में आ जाएगा। मतलब कि इंडिया की जीडीपी जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है, सबसे हाईएस्ट और रहेगा भी 2024-2025 तक में। यूएस का देखेंगे तो बिल्कुल आप नेग्लिजिबल देख सकते हैं कि चाइना 23 में तो बिल्कुल मतलब 1.9 मतलब हमें लगता है कि सबसे कम इन्हीं का है। 24 में तो बिल्कुल इनका डाउन होने वाला है 0.5%। तो ये जो है ना प्रोजेक्शन ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया की जीडीपी रेशियो सही है और यही एक उपाय है। एक उपाय नहीं, ये उपायों में से एक उपाय ये है कि जीडीपी को आप अच्छा रखिए ताकि आपका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ना, वो अल्टीमेटली वो कम से कम बैलेंस हो जाएगा या वो कम हो जाएगा। फिर आगे हम बात करेंगे इसके पीछे कम कैसे किया जा सकता है। देखिए कम करने के लिए देखिए इंडिया की जो जीडीपी है उसको बढ़ाओ। इसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं कि जो रेपो रेट है उसमें आप कटौती कर दो। अब रेपो रेट आप पूछेंगे रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जिस दर से आरबीआई बैंकों को लोन देता है, उसे कहते हैं रेपो रेट और ये जो रेट है ना, जब ये रेट कम था, अब याद कीजिए कोविड-19 टाइम में ये रेट कम था। ये देख सकते हैं यहाँ पर रेट कम था 20 के टाइम में मार्च, अप्रैल, मई के टाइम बिल्कुल कम था। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से बैंक ईज़िली यहाँ पर जो बिज़नेसमैन है, कंपनीज़ उनको लोन दे सकते हैं। जब लोन देंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी आएगा, पैसे आएँगे तो कहीं न कहीं डिमांड गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कहीं न कहीं कंज़म्पशन बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रोथ अपने आप बढ़ेगा। तो ये इन शॉर्ट हम ये कहें कि जीडीपी जो है इस पे इसको बढ़ाने पे काम किया जाना चाहिए। ना कि हमें फ़ोकस करना चाहिए कि डेट टू जीडीपी रेशियो कैसे कम होगा, कैसे कम होगा। इसे आप बढ़ाइए अल्टीमेटली ये भी कम हो जाएगा। थोड़ा-सा खर्च को कम कर सकते हैं, सरकार खर्च कम सकते हैं जहाँ पर खर्च अननेसेसरी जो खर्च है उसको कम कर सकती है। अभी क्योंकि कोविड-19 का टाइम नहीं हाँ, अभी तो फिलहाल तो JN-1 जो एक बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेन वेरिएंट है ये अभी निकल के आ रहा है। इसके कारण हो सकता है कि 24 दिसंबर में ये चीज़ें निकल के आ रही है कि लॉकडाउन लग लग सकता है। लेकिन देखा जाना चाहिए क्या होगा, क्या नहीं होगा, अभी आगे का कुछ पता नहीं। लेकिन फिलहाल अभी इंडिया की जीडीपी सही है और इंडिया की डेट टू जीडीपी रेशियो बाकी सारे देशों तक कम ही है। तो इंडिया को उतना सोचने की ज़रूरत नहीं जितना लो आईएमएफ हमें डरवाने की थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक सवाल निकलता है, जो रेपो रेट की हम बात की है, ये रेपो रेट अभी कितना है? 6.5 है परसेंट है। ठीक है,
ठीक-ठाक है। मतलब ये नहीं बोलेंगे बहुत ज़्यादा है। तो ये आरबीआई अभी रिसेंटली अभी अनचेंज किया मतलब इसमें ब कोई बदलाव नहीं किया है। अभी हो सकता है कि आगे आने वाले जो क्वार्टर उसमें भी जो बदलाव ना करे। तो देख सकते हैं 6.5 में और ये ग्रेजुअली बढ़ा ही है, 6.4 था इसमें 22 के अप्रैल में, ठीक है? फिर ये ग्रेजुअली बढ़ा ही है, ठीक है? आईएमएफ ने रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरबीआई को ये भी कहा है कि देखिए, एक न्यूज़ निकल के आया था, मिंट का आर्टिकल था कि फ्लोटिंग से स्टेबलाइज़ अरेंजमेंट में खासकर इंडिया का जो एक्सचेंज रेट टेररिज्म है, उसे रिक्लासिफाई किया गया है। दोनों को समझ लेते हैं। फ्लोटिंग मतलब क्या होता है? देखिए, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब हो गया कि जब डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर जो डॉलर है, वो काम करे, ठीक है? यानी कि डॉलर अगर मान के चलिए डॉलर को हम लोग स्टेबलाइज़ करना है, तो डॉलर को हम लोग बैलेंस करना है कि डॉलर की डिमांड और सप्लाई में थोड़ा बैलेंस रखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग जो आरबीआई है, वो स्टेप लेती है। स्टेबलाइज़ का मतलब हो गया कि फिक्स, यानी कि आप याद कीजिए 1991 के पहले, ठीक है? जस्ट एग्ज़ाम्पल कि वहाँ पर गवर्नमेंट एक फिक्स रेट रख दी, $1 का जो वैल्यू है, वो समथिंग ₹30 होगा, ठीक है? लेकिन अभी क्या होता है, फ्लोटिंग सिस्टम होता है। फ्लोटिंग में आप डिमांड सप्लाई के बेसिस पर जो डॉलर का जो एक्सचेंज रेट होता है, वो यहाँ पर चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है। तो आईएमएफ ने आरबीआई को ये कहा कि आपका जो लास्ट 6 7 से 8 महीने में जो डॉलर का जो वैल्यू है, यानी कि ए 1 डॉलर बराबर अभी 83 पॉइंट समथिंग है, आई थिंक यही होना चाहिए, 83.16 है। तो उन्होंने ये कहा कि अभी ये जो है ना, ये बदलाव कुछ नहीं हुआ है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अब बदलाव हुआ भी है तो उन्होंने ये कहा कि मतलब लास्ट 6 से 7 महीने में 81 पॉइंट समथिंग कुछ में 83.16 हुआ है, ये बढ़ा है। मतलब रूपी का वैल्यू इतना ही गिरा है, ये कैसे मुमकिन है? मतलब ये डॉलर रूपी इतना कम कैसे गिरा? रूपी का वैल्यू डिवैल्यूएशन इतना कम हुआ, इसके बारे में आईएमएफ को चिंता ज़रूर है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो असेसमेंट किया गया इंडिया का, उसमें 6 से 7 महीने में किया गया। लेकिन इंडिया ने अपनी साइड में ये भी कहा कि भैया आप एक काम कर लो, हमारा अ, जो डॉलर का जो सॉरी रुपया जो है ना, ये डिवैल्यूएशन हुआ है, आप 6 से 7 महीना क्यों देख रहे हैं? आपको क्या देखिए, आप जो आईएमएफ है, वो यहाँ से देख रही है, मई से देख रही है, ठीक मई के आस-पास में, कि बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल एक कम इसका ग्राफ ऊपर है। लेकिन आरबीआई ने ये कहा कि असेसमेंट आपका गलत है, असेसमेंट आपको करना है 2021 से कीजिए, ठीक है? आप पिछले 2-3 साल से कीजिए, तब मालूम चलेगा कि जो रुपया जो है ना, इसका वैल्यू गिरा है, ठीक है? नहीं तो आपको मालूम चलेगा कुछ हुआ ही नहीं है, लास्ट 6-7 महीने में कुछ नहीं हुआ है। तो इसके पीछे जो है ना, इसके पीछे आरबीआई ने रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल है, लेकिन कैसे? आरबीआई देखिए, ये होती है थोड़ा ट्रिक होता है कि आरबीआई फ्लोटिंग सिस्टम में यही होता है कि अगर मान के चलिए कि डॉलर की डिमांड इन वर्ल्ड लेवल में बढ़ रही है, ठीक है? तो इंडिया में बढ़ सकती है, ठीक है? इसकी डिमांड जब बढ़ेगी तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ेगा तो रुपया गिरेगा। तो जब डॉलर का वैल्यू जब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता है, तो इंडिया यहाँ पर क्या करता है, इसकी जो डिमांड जो बढ़ती है, तो यहाँ पर इसकी जो फीलिंग बोल सकते हैं कि यहाँ इसको फ़ील नहीं मत कराया जाता है। कैसे? देखिए, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, मतलब लोग डॉलर और चाह रहे हैं कि मेरे पास डॉलर आए। तो वहाँ पर आरबीआई क्या करती है, डॉलर को सप्लाई और बढ़ा देती है। इतना बढ़ा देती है कि डॉलर की डिमांड कम हो जाए। एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं, जैसे देखिए, अगर मान के चलिए आप सब्ज़ी की दुकान गए, वहाँ से अगर आपको मालूम चला कि मटर हमें लेना है, ठीक है? और मटर जो है ना, ये कम है तभी डिमांड बढ़ रहा है। नमक कोविड-19 टाइम याद कीजिए, नमक की मारामारी हो रही थी एक टाइम में, मतलब ये हल्ला हो रहा था। तो मटर कम है तो डिमांड बढ़ेगी। तो जब डिमांड बढ़ेगी इसकी, तो उस टाइम में ये शॉर्टेज होगा। जब शॉर्टेज होगा तो ये इसका जिनके पास मटर होगा, वो अपने रेट बढ़ा के बोलेंगे, ठीक है? वही सेम चीज़ यहाँ पर। यहाँ पर किसी की डिमांड बढ़ रही है डॉलर की, तो यहाँ पे इसका मतलब कि चीज़ें इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। तो आरबी क्या करते हैं, भैया लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, डिमांड है ना, आराम से डॉलर ले लो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये फ़ील नहीं होता है कि यहाँ पर डॉलर की जो डिमांड हो रही है तो शॉर्टेज हो रहा है। ये चीज़ें यहाँ अप्लाई होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा टेक्निकल ज़रूर है, लेकिन हार्ड नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे है कि यहाँ पर आईएमएफ जो है खासकर इंडिया को जिस तरीके से वार्न कर रहा है, इंडिया के डेट टू जीडीपी रेशियो जिस तरीके से है, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, क्योंकि यूएसए का कहीं न कहीं इंडिया से डबल है, जापान का तो मत पूछिए क्या है। तो ये कितना सही कितना गलत है, आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।